नमस्कार, जोहार दोस्तों। तो आज जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पत्र 2 की शुरुआत जो हमने की थी और हम विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे और इस क्रम में हमने 3 टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं और आज हम लोग चौथे टॉपिक पे बात करेंगे, मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो कि संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संथाल हमारे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग 24 लाख की जनसंख्या के साथ ये झारखंड की सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है और इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का ज्ञान होना अति आवश्यक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी संथाल अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आपको आने वाले समय में जब हम लोग जनजातियों के बारे में एक बाय एक पढ़ेंगे, सभी जनजातियों के बारे में, तो उसमें संथालों के बारे में, संथालों के इतिहास के बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। आज हम इस पर बात करेंगे कि उनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था कैसी थी और इसमें भी आपको एक प्रश्न जेपीएससी प्रीलिम्स से आएंगे और वो 2 मार्क्स का होगा। यानी कि आज के टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि प्रीलिम्स में 2 मार्क्स आपके सुरक्षित हो जाएंगे। और सिर्फ जेपीएससी के ही दृष्टिकोण से नहीं, आपको झारखंड में होने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये विषय महत्वपूर्ण है। इसीलिए इनका आपको एक समग्र अवलोकन, एक समग्र अध्ययन करना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संथालों के प्रत्येक गांव में, ठीक है, गांव में संथालों के प्रत्येक गांव में प्रशासकीय और धार्मिक प्रधान हुआ करते थे। मतलब प्रशासन के कार्यों को संचालित करने वाले और धार्मिक कार्यों को संचालित करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। तो आज हम एक एक करके उन तमाम प्रशासनिक पदों को देखेंगे, गांव के स्तर से शुरुआत करते हुए सर्वोच्च स्तर पर क्या व्यवस्था थी, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मांझी पर। मांझी ये गांव का प्रधान होता था। गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति मांझी। इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछता है कि संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था या मांझी परगना स्वशासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख कौन हुआ करता था, तो आपका उत्तर होगा मांझी। तो मांझी का काम क्या था? मांझी आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यवस्थाओं को वो देखता था और ये प्रशासन का, मतलब गांव के स्तर पर एवं प्रशासन का एवं न्यायिक प्रमुख होता था। अर्थात गांव के स्तर पर जो भी प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य देखने होते थे वो काम मांझी का था। साथ ही लगान निर्धारण का काम भी मांझी के द्वारा किया जाता था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ये मुख्य काम थे मांझी के। मांझी के बाद एक उप मांझी का पद होता था। उप मांझी, तो उप मांझी को एक और नाम से जाना जाता था, प्राणिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राणिक को उप मांझी कहा जाता था। दोनों सिमिलर पद ही हैं और प्राणिक का कार्य था अपराध के विषय में दंड का निर्धारण करना।
किस अपराध के लिए कौन सा दंड होगा, इसका निर्धारण उपमाझिक या प्राणिक द्वारा किया जाता था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गोड़ाइत। इसको क्रमवार देखते जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं इस संथालों की व्यवस्था से। तो गोड़ाइत, ये मांझी का सचिव हुआ करता था। मांझी का सचिव, हम देखेंगे कि ये जो व्यवस्था थी, वर्तमान में जो कैबिनेट की व्यवस्था होती है हमारी सरकार में, तो पूरी कैबिनेट व्यवस्था की तरह ये आपको दिखाई पड़ेगी। आप इसको सिलसिलेवार देखते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए, ठीक है। गोड़ाइत एक पद हुआ करता था, ये मांझी का सचिव होता था। मांझी के बाद उपमांझी, जिसे प्राणिक कहते थे, उपमांझी के बाद गोड़ाइत का पद होता था जो मांझी का सचिव होता था। अब ये गोड़ाइत के मुख्य कार्य क्या थे? गोड़ाइत करता क्या था? तो इसका जो मुख्य काम था, सूचनाओं का संग्रह। मतलब ये इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता था मांझी को उपलब्ध कराने के लिए। ये संदेशवाहक का भी रोल अदा करता था। संदेशवाहक मतलब सूचनाओं का एक जगह से दूसरे जगह प्रेषण, उसको पहुंचाने का काम गोड़ाइत का ही था। और ये संप्रेषण सूचनाओं का ये किसको करता था? उच्च अधिकारियों को, अर्थात उपमांझी मांझी को ये सूचनाओं को पहुंचाने का काम, सूचनाओं को कलेक्ट करने का काम ये गोड़ाइत का था। इसके अलावा गोड़ाइत के अन्य और भी बहुत सारे कार्य थे जिनको समझना आवश्यक है। गोड़ाइत के अन्य कार्यों में जो गांव की बैठकें होती थी, गांव की जो बैठकें होती थी उसमें ये ग्रामीणों को सूचित किया करता था। गांव के जो पूजा पाठ होते थे उनका संचालन में ये मुख्य भूमिका निभाता था। साथ ही चंदा इकट्ठा करना, ठीक है, चंदा कलेक्ट करना इसका काम था। साथ ही साथ पर्व त्योहारों की सूचना ये पूरे गांव को पहुंचाता था। पर्व त्योहारों की सूचना गांवों तक पहुंचाने का काम गोड़ाइत का ही था। और गोड़ाइत को पूरे गांव की जनसंख्या, पूरे गांव की जनसंख्या और परिवारों की जानकारी होती थी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि गोड़ाई का पद अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। इसके बहुविध प्रकार के कार्य थे। तो परीक्षा में यह आ सकता है कि गोड़ाइत के मुख्य कार्य क्या थे। तो एक बार रिपीट करते हैं कि जो गोड़ाइत था ये सूचनाओं को एकत्र करता था और उच्च अधिकारियों तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम गोड़ाइत करता था। इसके अलावे जब गांव की बैठक आयोजित होती थी तो ग्रामीणों को सूचित करने का काम, यहाँ भी वो इंफॉर्मेशन देने का ही काम कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की तरह का इसका एक रोल था, ठीक है। गांव में पूजा पाठ के बारे में ये व्यवस्था करता था, खजांची की भूमिका वो निभाता था उसमें। उसके बाद चंदा इकट्ठा करना, पर्व त्योहारों की सूचना लोगों को देना। इसके अलावा उसके पास पूरे गांव की जनसंख्या और पूरे गांव में जितने परिवार रहते थे उनका एक डेटाबेस इनके पास रहता था। तो इसको ऐसे याद रखना है कि ये इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्शन रखते थे पूरे गांव के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आपने मांझी, उपमांझी और गोड़ाइत देख लिया। अब इसको मिटाते हैं।
तो हमने माझी देखा, उपमाझी देखा जिसको कि प्राणिक कहा जाता था। फिर हमने गोड़ाइत के बारे में अध्ययन किया। गोड़ाइत के बाद हम देखेंगे कि एक जोग माझी का पद था, जोग माझी। गोड़ाइत ये सचिव हुआ करता था। जोग माझी उप सचिव का, जो वर्तमान में हमारी सरकार की कैबिनेट व्यवस्था है, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके अंदर में सेक्रेटरी, इसकी जो व्यवस्था वर्तमान में है उसी प्रकार संथालों की पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था थी, अर्थात माझी परगना स्वशासन व्यवस्था में वही सिस्टम चलता था। तो जोग माझी जो कि माझी का उप सचिव, माझी का सचिव गोड़ाइत, और ये उप माझी अर्थात उप प्रधानमंत्री की तरह ये होता था। माझी का उप प्रधानमंत्री उप माझी, इसको प्राणिक भी कहते थे। गोड़ाइत उनका सचिव होता था और जोग माझी उनका उप सचिव होता था। मैंने इनके काम आपको बता दिए हैं, इनका मुख्य भूमिका क्या होता था। अब हम लोग जोग माझी के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। जोग माझी को युवाओं का नेता कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। युवाओं का नेता किसे कहा जाता था? संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, माझी परगना स्वशासन व्यवस्था में तो जोग माझी युवाओं का नेता होता था। इसके अलावा यह लोगों के आचरण पर निगाह रखता था। लोगों के आचरण का ये मॉनिटरिंग करता था कि लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं समाज में। इसके अलावा यह संथाली युवक और युवतियों का ये सरदार हुआ करता था। मतलब यूथ, जो युवा वर्ग था, युवा वर्ग का ये सरदार हुआ करता था। उसके बाद शादी विवाह में युवाओं का नेतृत्व करने का काम, शादी विवाह में युवाओं का नेतृत्व करने का काम जोग माझी का था। अर्थात ये यूथ के नेता थे, लीडर ऑफ द यूथ, जोग माझी। आगे हम देखेंगे जोग प्राणिक। जोग प्राणिक इसे उपजोग माझी भी कहा जाता था। जोग प्राणिक, तो जोग प्राणिक की क्या भूमिका थी? ये जोग माझी की अनुपस्थिति में, जोग माझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक जो है या उपजोग माझी, ये जोग माझी के कार्यों को संपादित करता था। आगे हमें मिलता है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा, तो भगदो प्रजा कौन थे? ये गांव के सज्जन व्यक्ति हुआ करते थे। गांव के सज्जन लोग, जो गांव के प्रतिष्ठित लोग थे, वो भगदो प्रजा हुआ करते थे। और प्रत्येक टोला में एक दो व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे, सज्जन व्यक्ति, भगदो प्रजा के रूप में। और गांव के मामलों पर विचार विमर्श के लिए इनको
बुलाया जाता था और ये सभा में उपस्थित होते थे। गांव के सज्जन व्यक्ति हर मोहल्ले से एक दो होते थे जो कि गांव की बैठकों में शामिल होकर विचार विमर्श का कार्य करते थे। उसके बाद आपको लासेर टेंगोय करके एक पद मिलेगा, लासेर टेंगोय। तो ये लासेर टेंगोय क्या था? ये संगठन जो था बाहरी मामलों से गांव की रक्षा करता था। बाहरी हमलों से, जब गांव में बाहरी हमले होते थे तो सुरक्षा का मोर्चा लासेर टेंगोय संभालता था। ठीक है। उसके बाद नायके, हमें एक नायके का पद मिलता है। नायके तत्कालीन संथाली समाज में ये पूजा पाठ और धार्मिक प्रधान की भूमिका निभाते थे। तो नायके जो है ये धार्मिक अपराधों पर, धर्म से जुड़े हुए जो अपराध है उनके अपराधों पर ये फैसला देते थे। धार्मिक मामलों में जितने भी अपराध होते थे उन पर फैसला नायके सुनाते थे। इसके अलावा गांव के अंदर देवी देवताओं, गांव के अंदर जितने भी देवी देवता थे उनके पूजा पाठ का काम नायके करता था। तो नायके धार्मिक प्रमुख होते थे। इसके बाद नायके के बाद कुडाम नायके, कुडाम नायके, इसको उप नायके भी बोला जाता था। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये नायके का सहयोगी हुआ करता था और ये गांव के बाहर के देवी देवताओं की पूजा अर्चना का काम किया करता था। गांव के बाहर कुछ देवताओं को ग्रामीण देवता, गांव के अंदर के देवता माना जाता था और कुछ देवताओं को गांव के बाहर का माना जाता था। तो गांव के अंदर के देवताओं का पूजा पाठ नायके द्वारा किया जाता था और गांव के बाहर के देवताओं का पूजा पाठ कुडाम नायके या उप नायके के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा हम देखेंगे देश माझी या मोडे माझी, यह भी एक पद था। हमने सबसे पहले क्या देखा? गांव के स्तर पर माझी, उसके बाद उसके सहायता के लिए उप माझी, सचिव, उप सचिव, नायके, कुडाम नायके के पद हमने देखे। फिर देश माझी या मोडे माझी का पद आता है जो कि माझी से ऊपर का पद है और इसमें 5 से 8 गांवों के माझी होते थे। और 5 से 8 गांवों पर एक देश होता था। ठीक है। गांव तो सबसे
प्रशासन की सबसे नीचे की इकाई थी। उसके बाद जब यहाँ पर मामले संपादित नहीं हो पाते थे तो वो मामले जो है यहाँ रेफर कर दिए जाते थे। कहाँ? देश माझी के पास, मोडे माझी के पास। तो ये 5 से 8 गांव के माझियों का एक समूह है जिसको देश माझी या मोडे माझी बोलते हैं, और 5 से 8 गांवों पर एक देश नामक इकाई हुआ करती थी, इसीलिए इसे देश माझी की संज्ञा भी दी जाती है। जब माझी के स्तर पर फैसले नहीं हो पाते थे तो उन मामलों को यहाँ रेफर कर दिया जाता था, किसके पास? देश माझी और मोडे माझी के पास। फिर वहाँ पर निर्णय होता था। अगर देश माझी या मोडे माझी के स्तर पर भी किसी मामले का फैसला नहीं हो पाता था तो उस गांव के माझी द्वारा, जिस गांव के मामले का संपादन नहीं हो पाता था, उस गांव के माझी के द्वारा इस मामले को परगनैत के पास भेज दिया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। परगनैत, तो परगनैत जो है 15 से 20 गांवों पर होता था परगनैत। एक परगनैत, जैसे 5 से 8 गांवों पर एक देश माझी या मोडे माझी, वैसे ही देश माझी के बाद परगनैत का पद होता था जो 15 से 20 गांवों पर होता था। और जब मामले यहाँ निष्पादित नहीं हो पाते थे, फैसला यहाँ नहीं हो पाता था, तो ये मामले परगनैत को फिर स्थानांतरित कर दिए जाते थे, रेफर कर दिए जाते थे। तो अगर देखा जाए तो गांव के जितने भी माझी होते थे उनका प्रमुख ये परगनैत हुआ करता था। जितने भी माझी होते थे उनका प्रमुख परगनैत हुआ करता था। और ये सर्वोच्च संस्था थी, ये सर्वोच्च प्रशासनिक एवं न्यायिक संस्था थी परगनैत। आपसे पूछ सकता है कि सर्वोच्च संस्था क्या थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ क्षेत्रों में, पूरे संथाल क्षेत्र में नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में एक दिसुम परगना करके भी एक स्तर हुआ करता था, दिसुम परगना। लेकिन ये पूरे संथाल क्षेत्र में ये व्यवस्था नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में परगनैत के ऊपर, इसको आपको याद रखना है और प्रश्न की प्रकृति के आधार पर उत्तर देना है। अगर ऑप्शन में आपको लिखे कि संथालों की सर्वाधिक सबसे ऊंचे स्तर पर कौन सा पद था उनकी स्वशासन व्यवस्था में, और अगर ऑप्शन में आपका दिसुम परगना है तो आपको उत्तर दिसुम परगना लिखना होगा, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपका उत्तर होगा परगनैत। चूंकि यह दिसुम परगना की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में नहीं थी, किसी संथाल क्षेत्रों में यह व्यवस्था थी। तो इसमें अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि माझी के ऊपर देश माझी या मोडे माझी, उसके ऊपर परगनैत, और कहीं कहीं पर परगनैत के ऊपर दिसुम परगना का भी पद होता था। आपको ये भी याद रखना है कि 5 से 8 गांवों पर एक देश माझी और 15 से 20 गांवों पर परगनैत की व्यवस्था थी, और परगनैत के ऊपर दिसुम परगना किसी क्षेत्र में हुआ करती थी। इसके अलावे हम देखते हैं कि सुसारिया और चौकीदार करके भी 2 पद हमें मिलते हैं इस व्यवस्था में। तो सुसारिया और चौकीदार, ये भी आपको जानना जरूरी है कि इनका रोल क्या था। तो ये सुसारिया कौन हुआ करते थे? सुसारिया जब भी बैठकों का आयोजन होता था, चाहे वो गांव स्तर के पर हो
या देश माझी या मोडे माझी के स्तर पर हो या परगनेत के स्तर पर हो, तो सुसारिया नामक जो व्यक्ति होता था ये सभा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता था। माने कैसे सभा सुचारू रूप से चल सके इसकी व्यवस्था करता था। और एक पद और होता था चौकीदार का, तो चौकीदार बेसिकली पुलिस के रोल में होता था और मांझी के आदेश पर यह अपराधी को गिरफ्तार करता था। मांझी के आदेश पर यह अपराधी को गिरफ्तारी करने का काम करता था। तो ये थी हमारे मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो हमारे संथाल जनजाति के द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है। और यह व्यवस्था, यह जो व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये संथालों ने सौरिया पहाड़िया जनजाति से लिया था। सौरिया पहाड़िया, यह भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि संथालों ने मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से अडॉप्ट की थी, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति से इन्होंने इस व्यवस्था को लिया था। और यह अत्यंत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, अत्यंत लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो ये हमने अभी पूरी तरह से शासन व्यवस्था का क्रमवार अध्ययन किया। कुछ टॉपिक और बताते हैं जो कि इसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। हम इस सेक्शन से जो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा उसको मिस नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए आप इससे जुड़े अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि यह व्यवस्था सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया गया था। दूसरा, दंड के तौर पर जब कोई व्यक्ति अपराधी घोषित हो जाता था तो उसे कैसा दंड मिलता था, तो बिटलाहा नामक एक दंड था जो कि एक कठोर दंड माना जाता था, कठोर दंड। और ये दंड जो है यौन अपराधियों को दिया जाता था, यौन अपराधियों को। और ये इतना कड़ा दंड था कि इसमें इसका पूर्ण बहिष्कार किया जाता था ग्रामीण अपराधी का और इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन अगर यह अपराधी क्षमा मांगता था तो उस पर जो है सार्वजनिक रूप से यह निर्णय लिया जाता था और इसे क्षमा करने की एक शर्त होती थी और इस व्यक्ति को जाति भोज देना पड़ता था। जाति भोज अर्थात पूरे समाज के खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब इसकी सजा को खत्म कर दिया जाता था। तो बिटलाहा एक कठोर दंड था उस समय और ये यौन अपराधियों को गांव से पूरी तरह से निष्कासित करके बाहर कर दिया जाता था। एक दूसरा दंड था करेला दंड। करेला दंड ये अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी हल्की सजा थी और इसमें ये एक हल्का दंड था और 5 रुपया से लेके 150 रुपया तक इसमें जुर्माना भरने का प्रावधान था। उसके बाद संथालों में एक शिकार परिषद हुआ करती थी। ये हम इनकी स्वशासन व्यवस्था से हट के संथालों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं। शिकार परिषद, और ये सेंद्रा बैसी कहलाता था। पूछ सकता है कि संथालों के शिकार परिषद को किस नाम से जानते हैं, तो उसका उत्तर होगा सेंद्रा बैसी। और माघसिम, माघसिम करके एक अवसर आता था जो कि अधिकारियों के चुनाव का अवसर होता था। ये भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली पूरा संथाल
चूंकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है इसलिए आपको इसका डिटेल्स में स्टडी करना होगा। तो मार्क्सिम क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि अधिकारियों के चुनाव का अवसर, अधिकारियों के चुनाव का अवसर मार्क्सिम था। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम लोग यूल रूल्स पे करेंगे। बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, यूल रूल्स। ये यूल रूल्स क्या है? तो 29 दिसंबर 1856 अर्थात संथाल विद्रोह के बाद 1855-56 में जो सिद्धू कान्हू का संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद 29 दिसंबर 1856 को एक पुलिस नियमावली बनी, संथाल पुलिस नियमावली। तो संथाल पुलिस नियमावली जो 1856 में बनी, इसके द्वारा जो भागलपुर के तत्कालीन जो कमिश्नर थे जॉर्ज यूल, ये भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर थे और इन्होंने, जॉर्ज यूल ने संथाल परगना में प्रशासन का पहला ढांचा बनाने का प्रयास किया और उसका उद्देश्य क्या था? शासक और जनता के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित हो और इसी के द्वारा ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था थी इसको जो है कानूनी मान्यता दी गई। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये पूछ सकता है कि संथालों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था थी, मांझी परगना शासन व्यवस्था, उसको किस कानून के द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त की गई, प्रदान की गई, किस नियम के द्वारा? तो ये होगा आपका यूल रूल्स, जो कि 29 दिसंबर 1856 का है और इसे संथाल पुलिस नियमावली 1856 कहते हैं। भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज यूल द्वारा ये लाया गया था और इसके द्वारा कानूनी मान्यता इस व्यवस्था को दिया गया था। तो इसके अलावा देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि विभिन्न किताबों में विभिन्न प्रकार के मत दिए हुए हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि परगनेत को सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था माना जाता है। मांझी के ऊपर देश मांझी, उसके ऊपर परगनेत। लेकिन कहीं कहीं हम लोग क्या देखे कि कहीं कहीं पर आपको दिसुम परगना भी मिलता है। तो उसी तरह आपको एक पद मिल सकता है लोबीर सेंद्रा। इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर परीक्षा में लोबीर सेंद्रा से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है कि लोबीर सेंद्रा क्या है, तो इसको संथालों की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कहा गया है। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले क्या बताया? मैंने आपको बताया कि मांझी, इसी के नाम से तो यह व्यवस्था शुरू हुई, मांझी परगना। यह गांव के स्तर पर प्रमुख होता था। इसके ऊपर देश मांझी होता था, जिसको मोडे मांझी भी बोलते थे, मोडे मांझी। और ये 5 से 8 गांव के मांझियों पर होता था, है ना। इसके ऊपर कौन होता था? परगनेत। और ये 10 से 15 गांवों पर होता था। तो परगनेत सर्वोच्च संस्था थी मांझी परगना शासन व्यवस्था में। लेकिन किसी किसी किताब में आपको एक और स्तर मिलेगा, जो मैंने दिसुम परगना बताया आपको। इसलिए आपको इस दोनों तरह से तैयारी करनी होगी। अगर ऑप्शन में आपको दिसुम परगना का भी ऑप्शन है तो आपको दिसुम परगना आंसर होगा, और अगर
परगणैत है तो परगणैत होगा। चूंकि बहुत से लेखकों ने किताबें लिखी हैं, बहुत से विद्वानों का अलग अलग मत है, इसलिए। और ये दिसुम परगना का पद जो है ये पूरे संथाल क्षेत्र में नहीं था, कुछ कुछ क्षेत्रों में था। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर आपको कहीं कहीं मिलेगा कि लोबीर सेंद्रा नामक एक संस्था थी जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी संथालों की। लेकिन हम कहीं कहीं क्या पढ़ते हैं कि परगणैत सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था थी। तो आपको थोड़ा यहाँ स्मार्ट वर्क करना होगा और प्रश्न के ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उसके ऑप्शंस के आधार पर अपने प्रश्नों का उत्तर देना होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग लेखकों के अलग अलग मत हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर रिपीट कर दूं, संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, माझी परगना स्वशासन व्यवस्था। माझी गांव के स्तर पर, उसके ऊपर देश माझी या मोडे माझी 5 से 8 गांव पर। और ये जब माझी कोई फैसला नहीं सुना पाता था उसको देश माझी को रेफर करता था और इसमें 5 से 8 गांव के माझी मिलकर डिसीजन लेते थे। फिर ये मामला यदि यहाँ भी नहीं फैसला हुआ तो परगणैत में जाता था, फिर दिसुम परगना में जाता था। लेकिन जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो माझी से जुड़ा हुआ है। और माझी की सहायता के लिए कितने पद थे हमने बताया। एक उप माझी का पद होता था जो कि प्राणिक कहलाता था, वो जो कि एक उप प्रधानमंत्री की तरह काम करता था। जैसे वर्तमान व्यवस्था में कैबिनेट व्यवस्था हमारी है उसी तरह उप माझी क्या करता था, अपराध के मामले में दंड निर्धारण करता था। फिर एक गोड़ाइत हुआ करता था माझी के अधीन, जो माझी का सचिव होता था और उसका काम क्या था, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की तरह काम करता था। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उन सूचनाओं को, उन इंफॉर्मेशंस को अपने ऊपर के अधिकारियों तक भेजने का काम। उसके बाद हमने देखा जोग माझी। तो जोग माझी उप सचिव हुआ करता था। आज भी आप देखिएगा सचिव, उप सचिव के पद होते हैं। तो उस समय भी जोग माझी था जो उप सचिव था और वो यूथ का नेता था, युवाओं का नेता, और वो युवाओं के मामले को देखता था। शादी विवाह में युवाओं का नेतृत्व करता था। शादी विवाह में अगर कोई विवाद होता था उसका समाधान करता था और लोगों के आचरण पर निगाह रखता था। बेसिकली वो यूथ का लीडर था। उसके बाद हमने देखा जोग प्राणिक, उपजोग माझी। जब माझी किसी कारणवश अनुपस्थित रहते थे तो उनके कार्यों को उनकी अनुपस्थिति में संभालते थे जोग प्राणिक या उपजोग माझी। इसके बाद हमने देखा भगदो प्रजा। भगदो प्रजा नामक कुछ लोग हुआ करते थे जो गांव के सज्जन व्यक्ति हुआ करते थे और हर टोले से 1-2 लोग ऐसे होते थे जिनको गांव के हर मामले में विचार विमर्श डिस्कशन के लिए बुलाया जाता था और किसी भी निर्णय में पहुंचने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वो भगदो प्रजा थे। और उसके बाद लासेर टेंगोय। लासेर टेंगोय जैसा कि मैंने अभी डिटेल्स में आपको बता चुका है, जस्ट मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं कि लासेर टेंगोय क्या था, ये गांव के लोगों को बाहरी हमलों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता था, मतलब सिक्योरिटी का काम लासेर टेंगोय। फिर हमने देखा नायके, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, गांव के अंदर जितने देवी देवता होते थे उनके पूजा पाठ का काम नायके करता था। फिर एक पद था कुडाम नायके। कुडाम नायके जो है ये नायके की मदद करने के साथ साथ गांव के बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ और उन्हें शांत करने का काम करता था। और पूरी व्यवस्था एक कैबिनेट की तरह थी। और इसमें बता दूं कि जो भगदो प्रजा है उनको छोड़कर जितने भी पद हमने देखे, माझी, उपमाझी, गोड़ाइत, जोग माझी, जोग प्राणिक, लासेर टेंगोय, नायके, कुडाम नायके, ये जितने भी पद हमने देखे सबको गांव की ओर से जमीन प्राप्त होता था, सिर्फ भगदो प्रजा को छोड़कर। तो ये रहा एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया है टॉपिक बाय टॉपिक। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस सेक्शन से आपका 1 नंबर निश्चित आना है।
आप ध्यान से इसे पूरा वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित हों। हम अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।